स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, घन और घनमूल। 7.2 प्रश्नावली में दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया था अपना सत्य और असत्य का। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल बचा है, तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। 1331 का देखते हैं, ये हमारे पास पूर्ण घन है। मान लो, क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? हाँ, इसमें एक सिस्टम होता है, ध्यान से देखिए। बिना अभाज्य गुणनखंड किए बिना आपको अनुमान लगाकर इसका घनमूल निकालना है। तो देखो, इसको हल करना है। इसमें ध्यान रखना, आप सबसे पहले दाईं ओर से 3 समूह बनाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दाईं ओर से बने समूह है 331 में इकाई अंक 1, इकाई अंक 1 के घन में आता है। यानी 1 का जब घन करोगे ना आप, इकाई अंक 1 के घन में आता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 9 का 729। आपको ये एक देखना है। तो ये 1 है, इसका पहले 3 के समूह बनेंगे दाईं ओर से, इधर से 331 में 1 देखना है और 1 के घन में आता है। तो यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद में अब देखते हैं बाईं ओर से बने समूह है। बाईं ओर से समूह बनाएंगे तो फिर दूसरा 1 ही बचेगा। 1 में 1 के घन का भाग जाता है। यानी कि 1 के घन का भाग का मतलब 1 की घात 3 का भाग देना है। इसलिए घनमूल 1331 बराबर है। सबसे पहले इकाई की तरफ से 1 आया और फिर दाई की तरफ से 1 के घन का 1 आ गया, यानी 11 का ये घन होगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं। यहाँ पे 11 × 11 × 11 बराबर 1331 आएगा। यदि ये नहीं आता है तो आपका रोग हो गया। तो ये इसका हो गया। अब आपसे इसमें कुछ और पूछ रहा है, जैसे इसी प्रकार, जैसे ये मान लेते हैं, बी में हमारे पास है 4913, सी हमारे पास दे रखा है इसमें 12167, डी दे रखा है इसमें 32768। इसमें से एक और बता देता हूँ आपको, अच्छी तरह से देखना भैया। यहाँ देखिए, इसको देखिए, डी दाईं ओर से बने 3 के समूह लिख देना। इसमें भी 3 के बने, 3 के समूह है। तो 3 का समूह 768 है। जो अब 8 यहाँ पे देखो कौन से में आ रहा है, 2 वाले में आ रहा है। 2 के घन में आता है, जिसका इकाई अंक लिख दो, जिसका इकाई अंक 2 के घन में आता है, तथा बाईं ओर से बने 3 के समूह है। बाईं ओर से बने 3 समूह 32 का बचेगा, 0 लगा सकते हो आप में। अब इसमें घन संख्या का भाग देना है, तो 32, देखो 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 ज़्यादा जाता है, तो 3 का
27 हो जाएगा। 3 के घन का भाग जाता है, इसलिए घनमूल, यहाँ भी घनमूल का चिन्ह लगाना है। 32,768 बराबर, यहाँ पे हमारे पास दाईं ओर से जो प्रथम समूह आया था वो 2 आया, और फिर दूसरा आया 3 के घन का आया था, तो 32 आएगा इसका आंसर। इसका उत्तर आएगा फिर 32। आप चेक कर सकते हो, 32 इंटू 32 इंटू 32 3 बार गुणा करके, और ये इसका हल होगा। इस तरह से ये 7.2 प्रश्नावली के साथ ही हमारी घन और घनमूल प्रश्नावली कंप्लीट होती है। उसके बाद में अगली प्रश्नावली आती है अपनी राशियों की तुलना। 8वां चैप्टर है अपना, 7वां चैप्टर खत्म होता है, 8वां चैप्टर पढ़ते हैं। तो 8वां चैप्टर हमारा नया चैप्टर है, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, इसमें सबसे पहले अनुपात आएगा। तो अनुपात का अर्थ है दो वस्तु, मात्राओं या अन्य की तुलना करना, या 3 की 2 मात्राओं की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे एक राशि ए है और दूसरी राशि बी है, ए और राशि, ये राशि है हमारे पास, इनमें अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी लिख देंगे, ये अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, ए बट्टा बी, और फिर इसको अनुपात में लेंगे तो ए अनुपात बी हो जाएगा। इसी तरह से फिर प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर गणना करना, प्रत्येक 100 पर गणना करना प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है हमारे पास, इस तरह से थोड़ा सा ऑब्लिक लगाएंगे और फिर दोनों तरफ एक एक शून्य लग जाएगा। उसके बाद में ये थोड़ा सा ध्यान देना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना हो तो विशेष तौर से ध्यान रखें, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए इस अनुपात को, यदि 2 ही अनुपात दिए हुए हैं तो इसको भिन्न में लिखिए। जैसे 1:2 है तो 1/2 लिखो और गुणा 100 कर दो, 1/2 लिखो, यानी जो भी दो, ये केवल 2 अनुपातों के लिए होता है। 2 अनुपातों, 2 राशियों की तुलना की जाती है ना अनुपात में, तब उसके लिए उसको भिन्न में लिखो और 100 से गुणा कर दो, ये अनुपातों को प्रतिशत में बदलना। उसके बाद में आगे हमारा बिंदु आता है इस प्रश्नावली में आएगा बट्टा। बट्टा का साधारण सा अर्थ होता है छूट। छूट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। छूट को बट्टा कहते हैं। ये हमें माइनस करनी होती है क्योंकि ये हमें, हमारी लगती नहीं है, ये पैसे हमारे नहीं लगते हैं बट्टा के या छूट के, ये हमें वहाँ से छूट दी जाती है, तो इसको बट्टा। उसके बाद में इसमें एक ऊपरी व्यय आएगा, ऊपरी व्यय या अन्य खर्चे, ये हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, जैसे मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदा, 200 रुपये उसका गाड़ी किराया लग गया, 100 रुपये मजदूरी लग गया, तो मेरा कुल क्रय मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा 10,300। ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य में। अब बात आती है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का साधारण सा अर्थ होता है खरीदना। खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य को कहते हैं हम बेचना, यानी कि जो बेचा गया है उसमें। क्रय मूल्य की परिभाषा होता है कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। इसी तरह से कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं।
अब उसके बाद में लाभ और हानि, यहाँ पे थोड़ा सा देखो दो सूत्र बन रहे हैं छोटे से, अपने इनको थोड़ा सा लिख लेना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है, इसका विपरीत हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि लाभ जब होगा यदि कोई किसी वस्तु को आपने कम में खरीद अधिक में बेच दिया है, अधिक पहले आता है, तो अधिक विक्रय मूल्य यानी बेचा अधिक में गया है, तभी तो लाभ होगा। तो बेचा अधिक, जो अधिक मूल्य है वो पहले लिखा जाता है, उसमें देख लेना आप, बेचा अधिक में गया है तो लाभ होगा, और खरीदा अधिक में गया है तो निश्चित तौर पे हानि होगी। उसके बाद लाभ और हानि प्रतिशत है, यदि पूछ रहे तो लाभ प्रतिशत में लाभ का सूत्र होगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा, और हानि प्रतिशत का भी यही होता है, ऐसा ही। उसमें आपको हानि लिखना है ऊपर बट्टा क्रय मूल्य और गुणा 100। उसके बाद में आगे इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। उसके बाद में बिक्री कर नाम से कराता है टैक्स, बिक्री कर, किसी वस्तु को यदि हम बेचते हैं तो सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, ये सरकारी कर होता है। सरकार द्वारा जो सामान पर या वस्तु पर कोई टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे हम बिक्री कर कहते हैं। ये हमारे उस अंकित मूल्य से अधिक लगेगा तो ये प्लस होगा। उसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। साधारण ब्याज, इसमें हमारे पास साधारण ब्याज भी आएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। यदि यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे या समय निकालते हैं या फिर दर निकालते हैं, तो देखिए मूलधन इन सभी में 100 गुना ब्याज आएगा, इसमें भी 100 गुना ब्याज आएगा, इसमें भी 100 गुना ब्याज। तो याद रखिए तीनों में से आप लोग कौन सा भी निकालो, चाहे मूलधन निकालो, चाहे समय निकालो, चाहे दर निकालो, आपको 100 गुना ब्याज तो करना ही करना है। उसके बाद में बट्टा, यदि मूलधन निकाल रहे हो तो बट्टा यहाँ पे क्या आएगा वो देखे। देखो मूलधन में समय दर तीन हमारे पास होते हैं सरल ब्याज में। मूलधन यानी प्रिंसिपल वैल्यू को कहते हैं, टाइम यानी समय को कहते हैं, दर उसकी रेट होती है, परसेंटेज में दी हुई होगी। तो मूलधन को रोक लीजिए, बाकी समय और दर बच गया वो इसके नीचे आ जाएगा, समय गुणा दर। जैसे इसमें देखते हैं 100 गुना ब्याज तो है, बट्टा समय को रोक लीजिए तो मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर, और यहाँ पे दर निकाल रहे हैं तो मूलधन गुणा समय हो जाएगा, मूलधन गुणा समय। इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा साधारण ब्याज से संबंधित सवाल। उसके बाद में एक साधारण ब्याज का एक बार ये भी सूत्र याद रखें आप, मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि आपको मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, हमारे पास साधारण ब्याज बच जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा मिश्र धन निकालें तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये सारे सूत्र आप याद रखें। उसके बाद में विशेष रूप से थोड़ा सा और ध्यान दें, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रश्नावली में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक सवाल बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दी, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस यहाँ पे रेट या दर बट्टा 100। ये बट्टा दर पे लगेगा केवल, यहाँ ध्यान रखें, देखो बट्टा दर, दर बट्टा 100 है। कई बार कुछ बच्चे यहाँ लगा देते हैं ऐसा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भैया। तो विशेष तौर से ध्यान, दर के नीचे 100 लगेगा
और घात यहाँ पे समय और माइनस मूलधन। ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? यदि कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है और उस समय अवधि में यदि वो ब्याज नहीं दिया जाता है तो उस ब्याज की गणना करके मूलधन में जोड़ दिया जाता है और उसका भी हमसे ब्याज लिया जाता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, ब्याज की भी ब्याज लगेगा हमारे, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र अलग होता है, इसी में याद कर सकते हो आप, चक्रवृद्धि मिश्रधन यही सूत्र है यहाँ पे। इतना केवल माइनस मूलधन हटा दीजिए तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर यहाँ पे समय हो जाएगा। यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखें, चाहे वो सरल ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में से कोई सा भी हो, एक शर्तें होती है। तो यहाँ पे हम शर्त लिखेंगे, यहाँ पे समय लिखेंगे और यहाँ पे दर। देखो इनमें क्या चेंजेस होता है, तो ये सारणी आप याद रखोगे। शर्त यदि सबसे पहले वार्षिक होती है, 1 नंबर पे वार्षिक, तो समय है वो कोई चेंज नहीं होगा, दर में भी कोई चेंज नहीं होगा, जितनी है उतनी ही रखोगे। शर्त यदि अर्धवार्षिक दे रखी है या फिर 6 माही या अर्धवार्षिक दे रखी है, तब आपको क्या कहें, समय को 2 से गुणा कर देना है और दर में 2 का भाग, दर हाफ कर देनी है और समय 2 गुना कर देनी है। उसके बाद में यदि शर्त हमारी तिमाही है या फिर त्रैमासिक हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ से देखना थोड़ा सा, समय है उसको 4 से गुणा करोगे, क्योंकि 3-3 महीने से 4 बार, साल में 4 बार हिसाब हो गया, जितनी बार हिसाब होता है उतने से आप गुणा कर दोगे, तो 4 से गुणा और यहाँ पे 4 का भाग लगा दोगे। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। उसके बाद में प्रश्नावली हम 8.1 देखते हैं। तो यहाँ तक आप विशेष तौर से पहले सूत्र याद करें इसके और फिर प्रश्नावली देखिए। तो 8.1 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे A, B, C 3 दिए हुए हैं, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं निकालेंगे। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालो तो विशेष तौर से ध्यान रखें, दोनों जो इकाइयाँ दे रखी है उनको सेम बनानी है आपको। जैसे मान लो 1 मीटर दे रखा है, 1 किलोमीटर दे रखा है, दोनों को मीटर में चेंज करिए, छोटी इकाई में बदल लेना है, छोटी इकाई में बदलना है आपको। जैसे यहाँ पे तो पहले सवाल में तो आपको साइकिल की चाल दे रखी है, साइकिल की गति या चाल अनुपात स्कूटर की गति, स्कूटर की गति, साइकिल की चाल दे रखी है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति का चिन्ह है और ये प्रति आवर हो गया, यानी घंटा हो गया। अनुपात यहाँ पे उसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखना, देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, कोई चेंज नहीं होना, 15:30 कर दोगे। उसके बाद अनुपात में एक बात का ध्यान रखें, अनुपात को सरल किस तरह से किया जाता है, या तो आप सीधा यहाँ से काट सकते हो या फिर यहाँ से इसको बट्टे में ले लो 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1:2 आ जाएगा। या तो आप ऐसे करें या यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये दोनों कट जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले का ए था, बी और सी आप स्वयं करोगे। जैसे बी दे रखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 मीटर है, ये किलोमीटर में है, तो 5 मीटर अनुपात 10 गुणा 1000 कर दोगे आप, ये मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर था, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे, फिर आपको कैंसिल कर देना है। इसी तरह से बी में देखते हैं, 50 पैसे का
5 रुपये से। यहाँ भी ध्यान रखें थोड़ा सा, 50 पैसे है, ये पैसे है, अनुपात 5 रुपये है, तो इसको आप 100 से गुना करें तो ये भी हमारे पास पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ये 50 अनुपात 500 हो जाएगा, 0 से 0, 5 एकम 5 और 10 5 50, 1 अनुपात 10 हो जाएगा। इस तरह से ये 8.1 इसमें जो सवाल बच गए हैं वो तो आप स्वयं निकालोगे। पहला सवाल के जो 3 थे, ये 2 मैंने बता दिए, एक आप खुद कर लोगे, ये होमवर्क हो जाएगा। आज के होमवर्क में केवल ये है, सूत्र नोट करेंगे आप, अच्छी तरह से इनको याद भी करोगे, बाकी हम कल देखेंगे।